पंजाब में चन्नी जी का सीएम बनने, चीफ मिनिस्टर बनने से बाकी राज्यों में चुनावी समीकरण कितना बदलेगा? अभी हाल के दिनों में पंजाब में एक कांग्रेस की इंटरनल क्राइसिस हुई, वो शुरू 2-4 महीने पहले हुई थी। सिद्धू जी को वहां का स्टेट अध्यक्ष बनाया गया। फिर वहां के कुछ विधायकों ने कहा कि भाई जो सीएलपी की मेजोरिटी थी उसने कहा कि नहीं, वी नीड अ चेंज इन लीडरशिप। कैप्टन अमरिंदर सिंह का इस्तीफा हुआ और उसके बाद वहां एक 2-3 दिन तक ये लगा कि कभी ये बनेंगे, लेकिन अल्टीमेटली वहां चन्नी जी चीफ मिनिस्टर बन के आ गए। दारापुरी साहब, मैं सीधे आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आप इस राजनीति को भी समझते हैं, आप ठीक से जानते हैं क्या हो रहा है। चन्नी जी का चीफ मिनिस्टर बनना क्या दलित राजनीति का टर्निंग पॉइंट है, खासकर पंजाब में? क्योंकि 66 से जब पंजाब सूबा बना, अब तक ज्ञानी जैल सिंह साहब ही एक बैकवर्ड वहां के चीफ मिनिस्टर बने थे। बाकी आज ये पहली बार हो रहा है कि चन्नी जी एक शेड्यूल कास्ट दलित व्यक्ति वहां का चीफ मिनिस्टर बना है और हमारा नेतृत्व कर रहा है। दारापुरी साहब, देखिए, ऐसा है कि पंजाब में चन्नी का मुख्यमंत्री बनना कांग्रेस के लिए बहुत एक लाभदायक चीज साबित हो रही है। पहली बात तो ये है कि चन्नी जो है वो एक काबिल मुख्यमंत्री है। वो ऐसा नहीं कि जैसे बहुत सी जगह होता है कि खाना पूर्ति के लिए किसी को पकड़ कर बैठा दिया जाता है। वो हाईली क्वालिफाइड है, हाईली एक्सपीरियंस्ड है और मुख्यमंत्री बनने के बाद इधर जो उनका जो वे ऑफ वर्किंग है वो जो सामने आ रहा है वो लोगों को बहुत प्रभावित कर रहा है। वो क्योंकि वो जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और उस तबके से आते हैं जिनकी समस्याओं से बहुत अच्छी तरह से अवगत है, किसानों की समस्या से अवगत है। तो इधर आने के बाद उन्होंने एक तो कुछ एक छोटे छोटे जो फैसले लिए हैं, 2 किलोवाट तक जो है वो बिजली का बिल माफ कर देना, जो कि ज्यादा गरीब लोगों को लाभ पहुंचाता है। उसके अलावा बाकी टीचर्स की लोकल पोस्टिंग की बात करना और दूसरे ऐसे जो मामले हैं, उन मामलों में उनकी जो अप्रोच है वो बहुत ही व्यवहारिक और प्रो पीपल दिखाई देती है। तो इससे केवल दलित ही नहीं, जो बाकी लोग हैं वो भी उससे बहुत अच्छी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। और दूसरे ये पंजाब में भारत की सबसे बड़ी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है, 38% है। वो अलग बात है कि वो थोड़ा डिवाइडेड है, परंतु पंजाब में दलित जो है कांग्रेस का एक बहुत बड़ा बेस रहा है और वहां कांग्रेस की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी रही है। तो मैं ये देख रहा हूं, मैं भी पंजाब से हूं, मैं टच में हूं, तो वहां मैं देख रहा हूं कि जो लोग पहले कांग्रेस के साथ नहीं जुड़े थे, अकालियों के साथ थे या थोड़े बहुत बचे खुचे थोड़े बीएसपी के साथ थे, वो भी चन्नी की परफॉर्मेंस और उसका नजरिया, उसकी जो अप्रोच है उससे बहुत प्रभावित हो रहे हैं और बड़ी तेजी से उनकी लॉयल्टी जो है वो दूसरी जगह से हट के वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो मैं समझता हूं कि पंजाब के लिए तो खास तौर से चन्नी का मुख्यमंत्री बनना कांग्रेस के लिए बहुत ही अच्छा है। बहुत उसके जो भावी परिणाम है बहुत ही अच्छे होंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि चन्नी अगर इसी तरह से काम करते रहे तो आगे आने वाले चुनाव में कांग्रेस के लिए पंजाब में चुनाव जीतना कोई कठिन काम नहीं होगा और उनकी एक बहुत अच्छा स्थान जो है वहां पर प्राप्त करेंगे। और दलितों को साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन भी है कि पहली बार कोई दलित मुख्यमंत्री बना है, वो भी खाना पूर्ति वाला नहीं, वो काबिल मुख्यमंत्री बना है। तो उससे दलितों के अंदर बहुत उत्साह है और दलित बड़ी तेजी से कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। कांग्रेस का ये फैसला जो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के लिए बहुत ही फायदेमंद है, पंजाब के लिए। जी जी, मैं प्रोफेसर रविकांत साहब आपके पास आ रहा हूँ। पंजाब में काशीराम जी ने मिशन का बहुत, मैं आजाद हिंदुस्तान में जो 2-3 लोग जिन्होंने मिशन के तौर पे सामाजिक परिवर्तन के लिए काम किया, उसमें 2-3 अग्रणी लोगों में मैं काशीराम जी को मानता हूँ। उन्होंने पूरा जीवन लगाया एक मिशन के लिए, एक सामाजिक समरसता लाने के लिए। लेकिन अभी जो उनका लिगेसी है बीएसपी के रूप में, वो अकालियों के साथ गठबंधन कर रही है पंजाब में। चन्नी जी के चीफ मिनिस्टर बनने से क्या बीएसपी के वोट बैंक जो पंजाब में उस पर फर्क पड़ेगा? देखिए सर, मैं एक शब्द आपने इस्तेमाल किया है, मैं थोड़ा सा उसको ठीक करना चाहता हूं
सामाजिक समरसता तो दीनदयाल उपाध्याय का माने आरएसएस का टर्म है। कांशीराम साहब का जो मूवमेंट है उसमें सामाजिक समता चलता है, बंधुत्व चलता है। और जो आपका सवाल है मूल रूप से, चन्नी साहब पंजाब से आते हैं और कांग्रेस की आप पूरी लेगेसी को देखिएगा तो हिंदुस्तान में अब तक 8वें मुख्यमंत्री हैं, दलित मुख्यमंत्री हैं चन्नी साहब, जिसमें से 5 कांग्रेस ने बनाए हैं। तो कांग्रेस इस बात को कह रही है और उसका प्रचार भी किया जाना चाहिए निश्चित तौर पर। दूसरा, कांशीराम साहब उसी होशियारपुर से आते हैं जहां से चन्नी जी हैं, उसी रामदासिया समुदाय से हैं जिससे कांशीराम साहब थे। तो कांशीराम साहब की लेगेसी को भुनाने की कोशिश पंजाब में कांग्रेस पार्टी कर रही है। और चन्नी जी की जो वर्किंग स्टाइल है, अगर आप उसको भी देखेंगे तो उन्होंने बहुत तेजी के साथ अपने आप को एक दलित नेता के रूप में ही नहीं बल्कि एक बहुत शक्तिशाली नेता के रूप में पंजाब में स्थापित कर लिया है बहुत कम समय। जो बीएसपी का मामला है, बीएसपी के पहले सांसद 1989 में हरभजन लाखा, ये पंजाब से ही जीत करके आए थे। उत्तर प्रदेश में उसके बाद उसकी शुरुआत हुई थी। और पंजाब में वो जमीन है बहुजन की राजनीति की जमीन है। और हम लोगों ने देखा कि मायावती ने अभी अकाली दल के साथ गठबंधन किया है। हालांकि अभी मायावती का कोई वहां विशेष प्रभाव नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि 2 से 3% अकालियों को उसका लाभ मिल सकता था। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से ये दलित कार्ड खेला है उससे मुझे लगता है कि ये भी मंसूबा पूरे होने वाला नहीं है। दूसरा, अगर उत्तर प्रदेश की जमीन को आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में पिछले करीब 5 साल से तो बीएसपी बहुत कमजोर होती जा रही है, दिन पे दिन कमजोर होती जा रही है। तो एक कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा मौका है जिसमें जगजीवन राम जैसा व्यक्तित्व होता था कांग्रेस पार्टी के साथ, और दलित, ब्राह्मण, मुस्लिम, ये 3 उसके वोट बैंक हुआ करते थे। उत्तर प्रदेश को अगर आप देखेंगे, पंजाब की बात कर ली है दारापुरी साहब ने, वहां 35% से ज्यादा जो दलित समुदाय है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वहां का जो दलित समुदाय है चन्नी के मुख्यमंत्री बनने के बाद वो एक ही अस्मिता के तले आ रहा है, जबकि ये पहले नहीं देखा गया था। उसके पहले कि जहां जो तमाम बिरादरियां हैं और जो धार्मिक लोग हैं, नॉन धार्मिक सिख पंथ के जो दलित हैं, उनमें उस तरह का एकता नहीं देखा गया था। लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि पंजाब में वो एकता बन रही है, दलित आइडेंटिटी वहां मुखर हो रही है। दूसरी तरफ अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में 21.5% दलित वोट बैंक है, जिसमें तकरीबन 11% तो जाटव है। लेकिन अभी भी यह माना जाता है कि जाटव मायावती के साथ इंटैक्ट है, वो जुड़ा हुआ है। लेकिन इसके अलावा आप चाहे कोरी को ले लीजिए, पासी ले लीजिए, वाल्मीकि है, सोनकर है, धोबी है, धानुक है, गोंड है, ये जो तमाम जातियां हैं उसमें से खास तौर पर सोनकर और वाल्मीकि बीजेपी के साथ इंटैक्ट है। लेकिन इसके अलावा जो जातियां बचती हैं, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को उसमें फायदा मिल सकता है अगर वो चन्नी जी को लेकर के आते हैं, और वो ला ही रहे हैं। स्वयं जाटव बरादरी में भी प्रभाव हो सकता है कि जो देख रहा है जो नौजवान कि साहब मायावती जी कमजोर हो रही हैं और उन्होंने जिस तरह से अपनी आइडियोलॉजी को सिर के बल खड़ा कर दिया। बीएसपी वो पार्टी है जो जय भीम का नारा लगाती थी, जो अपने दलित आइकॉन्स, चाहे उसमें पेरियार साहब हो, ज्योतिबा फूले हो, सावित्री फूले हो, बाबा साहब अंबेडकर हो, इन आइकॉन्स को लेकर के वो काम करते थे। उन्होंने तमाम दलित नायकों की खोज की थी, नए सिरे से उनका इतिहास लिखा, उनके मेले आयोजित किए, और पूरा एक सांस्कृतिक जागरण एक तरह से कांशीराम ने चलाया था उत्तर प्रदेश में। लेकिन आज मायावती अपने हाथ में त्रिशूल लेती हैं, वो गणेश की प्रतिमा लेती हैं, और नारा तो हालांकि उन्होंने पहले ही दे दिया था ब्राह्मणों वाला कि ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा। ये बड़ा ताज्जुब होता है कि जिस चुनाव चिन्ह को कांशीराम साहब ने आरपीआई से लिया था, माने बाबा साहब के आरपीआई का हाथी चुनाव चिन्ह था, उससे लिया था। और वो लेगेसी ये कितनी बड़ी है, मैं थोड़ा सा एक सेकंड में जवाब देना चाहता हूं कि वो आरपीआई जो अमेरिका की रिपब्लिक पार्टी थी, उसका चुनाव निशान हाथी होता है। वो अब्राहम लिंकन की पार्टी है जिन्होंने गुलामी से आजादी दिलाई थी। तो उस गुलामी से मुक्ति के प्रतीक के रूप में साहब ने आरपीआई नाम अपनी पार्टी का और उसका चुनाव निशान हाथी लिया था, उसको कांशीराम साहब ने लिया। लेकिन आज मायावती या 2007 में जब उन्होंने किया कि साहब ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा, ये हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, तो उन्होंने हाथी को ब्राह्मणवाद का प्रतीक बना दिया था।
वो जो मुक्ति का प्रतीक होता था। एक तरह से उन्होंने अब तो पूरे तरीके से जहां जय भीम की जगह जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को सिर के बल खड़ा कर दिया है। तो अब कांग्रेस को अपनी जमीन उर्वर बनाने का उत्तर प्रदेश में मौका है, और मुझे लगता है कि अगर वो ठीक ढंग से काम कर जाते हैं तो उसको फायदा मिल सकता है। और उत्तर प्रदेश से सटा हुआ उत्तराखंड है, जहां 17-18% आबादी है दलितों की, 18 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर निर्णायक वोट है दलितों का। और इसके अलावा उत्तराखंड की कोई ऐसी विधानसभा नहीं है जहां 5,000 से 10,000 वोट ना हो दलितों के। ये इतना बड़ा फायदा हो सकता है कांग्रेस पार्टी को अगर वो ढंग से काम करे, और मुझे लगता है कि उसका प्रभाव उनको दिख रहा है, उनको समझ में आ रहा है। क्योंकि जो हरीश रावत साहब है वो ये श्रेय ले सकते हैं कि साहब चन्नी को हमने मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि वो प्रभारी है पंजाब के। और उसके बाद हरीश रावत ने यह कहा कि उत्तराखंड में हम दलित मुख्यमंत्री चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो उत्तर भारत में जिसकी जमीन जो कमजोर हो गई थी, खत्म हो गई थी एक तरह से, अब वो सबसे पहले दलितों को अपने साथ जोड़ करके अपने वोट को मजबूत करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी उसकी तरफ बढ़ती हुई दिख रही है, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसका प्रभाव हम लोग देखेंगे। जी, मैं सुप्रिया जी के पास आ रहा हूं, क्योंकि आप कांग्रेस से हैं, इसलिए ये कांग्रेस की इंटरनल खींचतान थी, उसमें एक निर्णय लिया गया और चन्नी साहब चीफ मिनिस्टर बन गए। उस समय कुछ लोगों का कहना था ये तुक्का था जो तीर बन गया, लेकिन चन्नी साहब ने एक काम जरूर किया है कि दलित के साथ साथ वो अपनी गवर्नेंस को भी कहीं ना कहीं कसौटी पे कसने को तैयार हैं। वो कहीं ना कहीं ये चैलेंज कर रहे हैं कि अगर गवर्नेंस की बात भी आएगी तो वो किसी और स्टेट से 19 नहीं 21 होने की कोशिश करेंगे। सुप्रिया, आपको क्या लगता है ये जो कांग्रेस का एक निर्णय है, ये किन्हीं भी कारणों से हुआ हो, अब तो तीर है ही, तो इसका कितना पॉलिटिकल फायदा आप लोगों को होगा? आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है। बहुत क्लियर नहीं था आपका क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, मुझे नहीं सुनाई दिया। आप सबको मेरा नमस्कार और व्यूअर्स को भी मेरा प्रणाम। मैं दो चीजें पहले कहना चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये तुक्का था। मुझे लगता है कि अगर आप समीकरण देखिए तो पंजाब में इन टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन, इन टर्म्स ऑफ रेशियो, सबसे ज्यादा दलित आबादी है, आबादी का राज्य है पंजाब। पूरे हिंदुस्तान में करीब 32 से 34% दलित है। और ये विडंबना है कि आजाद हिंदुस्तान में पहली बार पंजाब में कोई दलित चीफ मिनिस्टर बने, और वो चन्नी जी बने। और मैं दारापुरी जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि वो मात्र उनकी आइडेंटिटी सिर्फ एक दलित की नहीं है, उन्होंने बहुत सारी ग्लास सीलिंग एक साथ ब्रेक करी। वो दलित समुदाय से आते हैं जो वंचित है, शोषित है, जिसका कोई रिप्रेजेंटेशन शीर्ष स्तर पे नहीं था पंजाब की पॉलिटिक्स में। तो वो एक ग्लास सीलिंग उन्होंने तोड़ी। वो पढ़े लिखे हैं, उन्होंने लॉ किया है, वो एक पीएचडी परस्यू कर रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से। तो वो एक काबिल नेतृत्व की समझ रखते हैं। मैं दो चीजें और बोलना चाहती हूँ। हिंदुस्तान की 17 राज्यों में भाजपा की सरकार है, 17 राज्यों में एक में भी दलित नेतृत्व नहीं है। ऐसा क्यों है? इसका सवाल मैंने लगातार टीवी पर पूछा, अपने प्रिंट मीडिया में पूछा, लेकिन जवाब नहीं मिलता है। जब हमने दलित चीफ मिनिस्टर बनाया तो बोला गया हम राजनीति कर रहे हैं। मुझे लगता है ये रिप्रेजेंटेशन है, मुझे लगता है ये वो सोशल इंजीनियरिंग है जो आज से शायद बहुत साल पहले हो जानी चाहिए थी। और जहां तक आप लोग मीडिया में रेफर करते हैं कि हमारी पार्टी में, ऐसा लगता है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स अपना एक लीडर चुनते हैं। उन्होंने अमरिंदर सिंह जी को उस वक्त चुना था, लेकिन अगर रिप्रेजेंटेटिव्स और एमएलए को लगता है कि वो इस समय नेतृत्व के लायक नहीं है और वो नेतृत्व चेंज होना चाहिए, तो उस बात को माना गया और सर्वसम्मति से एक जनरेशनल शिफ्ट हुआ कांग्रेस में पंजाब में। और एक और बड़ी ग्लास सीलिंग ब्रेक हुई जब चन्नी जी चीफ मिनिस्टर बने। आपकी मैं इस बात को भी आगे बढ़ाना चाहूंगी, जो 17 राज्यों की मैंने बात करी, भाजपा का वो सवाल है। और एक और बड़ा विडंबना थी, जिस दिन चन्नी जी मुख्यमंत्री बने, मुझे ऐसा लगा था कि मायावती जी सारे राजनीतिक गिले शिकवे भूलकर आगे आकर उसका स्वागत करेंगी, क्योंकि वो अपने आप को दलितों की मसीहा, एक बड़ी नेता मानती है। लेकिन मायावती जी जो अधिकांश मुद्दों पर चुप रहती हैं, चाहे वो लखीमपुर हो, चाहे वो हाथरस हो, चाहे वो नाव हो, शाहजहांपुर हो, बहुत सोच समझकर बहुत वक्त बाद बोलती हैं। उन्होंने 1 घंटे के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी लखनऊ में और कहा कि ये तो सिर्फ खाना पूर्ति है। अगर ये खाना पूर्ति है तो मायावती बहन जी से मैं जरूर पूछना चाहूंगी कि बहन जी, आपने पंजाब में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाना क्यों कबूला?
सबसे ज्यादा पॉपुलेशन दलित की अगर आप टाई अप कर रहे थे शिरोमणि अकाली दल से, तो आपको वहां पे कंडीशन रखनी चाहिए थी कि हम चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। आपने ऐसा नहीं किया। जिस पार्टी की शुरुआत पंजाब से हुई थी, होशियारपुर, आपने जिक्र किया कांशीराम जी का, वो हाशिए पर है इस समय पंजाब में, और आप शिरोमणि अकाली दल के सहारे। इसके बारे में भी मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन जहां तक इसका इम्पैक्ट बाकी प्रदेशों में होना है, मुझे ऐसा लगता है ये बड़ी बात है। मैं हरीश रावत जी का एक इंटरव्यू पढ़ रही थी, वो पूर्व मुख्यमंत्री है उत्तराखंड के, और वो जब कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि उत्तराखंड का नेतृत्व भी एक दलित को करना चाहिए, ये एक बड़ी बात है। ये एक जिस समरसता की बात होनी चाहिए थी, जिसके बारे में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, जिसके बारे में हमारा संविधान कहता है, वो होनी जरूरी है। अगर लोगों को, और ये मैं शायद पार्टी प्रवक्ता से ज्यादा एक भारतीय होने के नाते कहती हूँ, कि अगर लोगों को लगता है इसमें राजनीति है, तो राजनीति है। राजनीति का उद्देश्य क्या है कि दलित, शोषित और वंचित समाजों को आप उनका हक दिलाइए। अगर इसमें राजनीति है तो हाँ, हम बिल्कुल राजनीति कर रहे हैं। अगर लखीमपुर में जाकर जिनके साथ अन्याय हो रहा है उनके साथ खड़े रहना राजनीति है, तो ऐसी राजनीति होनी चाहिए देश में। अगर किसी आदमी के दो आंसू पोंछना राजनीति, तो बिल्कुल ऐसी राजनीति होनी चाहिए। तो अगर चन्नी जी का चीफ मिनिस्टर बनना राजनीति है, तो हाँ, ऐसी राजनीति होनी चाहिए, और ऐसी राजनीति के बारे में सबको प्रयास करना चाहिए, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी को, जो मेरी प्रमुख अपोनेंट है, क्योंकि 17 राज्यों में आपकी सरकार है। अगर आप कहीं चाहते तो आप जरूर दलितों को आगे बढ़ाते। मैं आपकी और आपके व्यूअर्स की जानकारी के लिए लास्ट 5 सेकंड में कुछ बात बताना चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी के बारे में, क्योंकि कई बार कांग्रेस अपने आप को डिफेंड उतनी अच्छी तरह से नहीं करती है जितना हमारे प्रतिद्वंदी करते हैं। कांग्रेस पार्टी के इतिहास में, बीजेपी के इतिहास में आज तक एक ही बार एक दलित प्रेसिडेंट बने थे, बंगारू लक्ष्मण जी। वो रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे, उनको सजा हुई, उनके साथ जिस तरह से ड्रॉप उनको कर दिया गया, भाजपा ने उनसे हाथ धो लिए, वो सर्वविदित है। लेकिन कांग्रेस के इतिहास में हमारे 3 दलित प्रेसिडेंट्स हुए हैं, बाबू जगजीवन राम जी, सीताराम केसरी जी, दामोदरम संजीवैया जी। कांग्रेस ने इस देश को पहला दलित राष्ट्रपति दिया, KR नारायणन जी। कांग्रेस ने इस देश को पहला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो दलित थे, KG बालाकृष्णन जी, वो दिया। कांग्रेस के दलित सीएम्स की फहरिस्त बहुत लंबी है, दामोदरम संजीवैया जी, भोला पासवान शास्त्री जी, रामसुंदर दास जी, जगन्नाथ पहाड़िया जी, सुशील कुमार शिंदे जी और चरणजीत चन्नी जी। कांग्रेस ने इस देश को पहली दलित महिला लोकसभा स्पीकर दी, सभापति दी, मीरा कुमार जी, और पहले दलित लीडर ऑफ ऑपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे जी दिए। मुझे लगता है ये रिप्रेजेंटेशन अगर राजनीति है, तो मैं चाहती हूँ ये राजनीति और हो, क्योंकि दलित, शोषित, वंचित समाज को हाशिए पर रखकर उनके वोट के साथ राजनीति करना, पर उनके पदों को सम्मानित न करना, मुझे लगता है ये कुत्सित राजनीति, और ये कुत्सित राजनीति बंद होनी चाहिए। मैं दारापुरी साहब आपके पास आ रहा हूं, उसी बात से बात शुरू करेंगे कि ये हम सब लोगों को कुछ अटपटा सा लगा था कि मायावती जी ने सही में तुरंत, मतलब वो अभी शायद पूरी तरह से ओत लेके अपने घर भी, आवाज भी नहीं पहुंच पाए होंगे, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस आनंद फानंद में कर दी। एक दूसरा ये है कि यूपी में जो दलित वोट है वो कांग्रेस के पास से बीएसपी के पास चला गया था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। प्रियंका जी फिर से एक्टिव हो गई हैं, तो क्या उनके एक्टिव होने से ये वोट आपको लगता है कि फिर से कांग्रेस के पास वापस आ सकता है? देखिए, एक तो मैं मायावती के रिएक्शन के बारे में बता दूं, उनकी ये एक अवधारणा है कि जब हम दलितों की राजनीति कर रहे हैं तो किसी दूसरे को जो राजनीति करने की क्या जरूरत है। ये हम लोगों के यहाँ उत्तर प्रदेश का मैं तजर्बा बता रहा हूँ आपको। उनका ये कहना है कि जब हम दलितों के लिए सब कुछ कर रहे हैं तो फिर दूसरा कोई इसको क्यों करे। तो वो नहीं चाहती कि कोई दूसरा जो है दलितों की राजनीति करे। अच्छा, एक बात और है पंजाब के बारे में बता दूं कि अकाली और बसपा का गठजोड़ पिछले कई चुनाव से चला आ रहा है। जो अकाली पार्टी है उनका कोई दलित एजेंडा नहीं है। वैसे तो मायावती का भी कोई दलित एजेंडा नहीं है, आज तक कोई सामने नहीं आया है। तो वो उनका एक खास कारण है जिसकी पंजाब में बहुत चर्चा है कि मायावती अकालियों के साथ ही गठजोड़ क्यों करती है। खैर, मैं उसको नहीं कहना चाहता, पंजाब में बच्चा बच्चा जानता कि क्यों गठजोड़ होता है, वोट तोड़ना होता है। वहां पर कुछ परिस्थितियां तो ऐसी रहती हैं जहां पर बसपा को कैंडिडेट खड़ा करने के लिए भी नहीं मिलता है। एक चुनाव का मैं व्यक्तिगत तजर्बा आपको बताता हूं।
तो पंजाब में जो बसपा और अकाली गठजोड़ है वो कोई ऐसा गठजोड़ नहीं है कि जिसको तोड़ना मुश्किल हो। तो कांग्रेस का ये जो कदम है ये उसको तोड़ देगा। और मैं इस समय तक जानता हूं कि बसपा का बहुत सारा वोट जो है पंजाब में बड़ी तेजी से वो कांग्रेस की तरफ जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश की जो बात है, उत्तर प्रदेश में भी इसका असर मतलब हो सकता है, बशर्ते के कांग्रेस नंबर 1 पंजाब में दलित एजेंडा लाए, अपना वहां घोषित करे, और उत्तर प्रदेश में दलित एजेंडा लाए। और उनको कहने के लिए मतलब उनके पास एक बात ये होगी कि देखिए हमने पंजाब में एक दलित मुख्यमंत्री को बनाया, जबकि यहाँ कोई दूसरी पार्टी ऐसा कोई दावा करने वाली नहीं है। तो ये निर्भर करेगा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस दलित एजेंडा क्या लाती है और किस प्रकार से दलितों को अपने साथ जोड़ती है। और पंजाब के मुख्यमंत्री बनने का लाभ कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश में उठा सकती है और वो लाभ उन्हें मिल भी सकता है। और यहाँ के उत्तर प्रदेश के दलित भी पंजाब में चन्नी के मुख्यमंत्री बन जाने से काफी मतलब उत्साहित है, प्रफुल्लित है, और उनकी अपेक्षा है कि उत्तर प्रदेश में भी उसी प्रकार का स्थान जो है वो दलितों को मिलना चाहिए। जबकि मायावती से उनका मोह जो बड़ी तेजी से भंग हो रहा है। जो कोर कंस्टिट्यूएंसी जो ये कहा जाता है जाटव और चमार कंस्टिट्यूएंसी कहा जाता है, उसका भी बहुत बड़ा हिस्सा जो है मायावती से टूट चुका है और वो निरंतर टूट रहा है। क्योंकि मायावती जिस प्रकार से ब्राह्मण महिमा ब्राह्मणों के लिए सारी चिंता दिखा रही है, दलितों का ना उसका कोई एजेंडा है, ना उसने कभी दलितों के प्रति चिंता व्यक्त की है। तो इस परिस्थिति का फायदा कांग्रेस जो है वो उत्तर प्रदेश में भी उठा सकती है। जी प्रोफेसर साहब, मैं आपसे एक चीज और समझना चाह रहा हूं। जो सुप्रिया जी ने बात कही कि भाई अगर आप दलितों की खैरखां हैं और अकाली के साथ गठबंधन कर रही हैं, तो क्यों आप ये कह रहे हैं कि हम अगर हम जीतेंगे तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर दलित बनेगा? भाई अगर जीतेंगे आप ये भी कह सकते थे अगर वोट ही की राजनीति करनी है कि हमारा चीफ मिनिस्टर बनेगा। खैर, एक चीज जरा आप प्रोफेसर साहब ये समझाइए, एक नैरेटिव यूपी में बनाया जा रहा है कि बीएसपी के पास 22-23% के करीब वोट होते हैं उनके खराब समय में भी, और जो विनिंग रेंज है वो 35-40% के आसपास जो वोट पाता है उसको वो विनिंग जोन है। अब ये कहा जा रहा है कि अगर मुस्लिम वोट जो सपा के साथ इस समय खड़ा दिखता है और पिछली बार भी था, वो अगर बीएसपी के साथ आ जाए तो बात बन सकती है, वो 35 के आसपास की रेंज में पहुंच सकते हैं। इस तरह का एक नैरेटिव बीएसपी में चल रहा है। लेकिन दिक्कत क्या है कि मुसलमानों को यह विश्वास नहीं है कि मायावती जी अगर जीत जाएंगी, बीएसपी उनकी जीत जाएगी, तो वो बीजेपी के साथ नहीं चली जाएंगी। लोगों को लगता है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो बीजेपी के साथ चले जाएंगे। ये आप जरा आपसे समझना चाहते हैं प्रोफेसर साहब। देखिए, जो बीएसपी की पूरी राजनीति है उसको अगर आप थोड़ा सा सिलसिलेवार ढंग से देखें तो उत्तर प्रदेश में वो 4 बार मुख्यमंत्री बनती हैं, जिसमें से 3 बार बीजेपी के समर्थन से बनती हैं। मायावती उस समय भी गुजरात में खड़ी हुई थी जब गोधरा का दंगा हुआ था, उसके बाद जो कत्लेआम हुआ था, उसके बाद भी वो नरेंद्र मोदी का प्रचार करने के लिए वहां गई थी। मुझे वहां की एक तस्वीर याद आ रही है। दो उस समय के पोस्टर बॉय थे। एक सज्जन थे दलित अशोक मोची, जिन्होंने अपने हाथ में एक आक्रामकता के साथ एक तलवार ली हुई थी, और दूसरे थे कुतुबुद्दीन अंसारी, जो रोते हुए बिलखते हुए जिनकी तस्वीर आई थी। वो अशोक मुची जो जूते बनाने का, जूते सुधारने का काम करता था, वो व्यक्ति तब से लेकर के और 2019 तक उसी हालत में रहा। उस गुजरात में जहां पर दलितों के वोट को हासिल करके दंगों में उनको शामिल करके उनका इस्तेमाल किया गया, लेकिन लोग गांधीनगर से लेकर के और कहां तक पहुंच गए ये सबने देखा। लेकिन अशोक मुची की हालत वही थी। 2019 में कम्युनिस्ट पार्टी ने एकता चप्पल घर बनवाया, जहां कुतुबुद्दीन अंसारी ने उसका उद्घाटन किया, तो पहली बार शोरूम में वो दाखिल हुए। मायावती ने कभी इस इशू को नहीं उठाया, अशोक मोची के इशू को नहीं उठाया। इसके अलावा बीएसपी पर एक इल्जाम चस्पा है, एक नैरेटिव है, मैं उसको नैरेटिव ही कह रहा हूं फिलहाल के लिए, कि साहब वो बीजेपी की बी टीम है। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि मायावती ने कभी इससे इनकार नहीं किया, कभी इसको खारिज नहीं किया। इसलिए उत्तर प्रदेश में जाटव मतदाता भी अब ये कहने लगा है कि साहब मायावती को वोट देने का मतलब है कि बीजेपी को वोट देना। ये नौजवान जाटवों की मैं बात कर रहा हूं,
जो उनकी बिरादरी का है, जो इंटैक्ट है अभी भी। और इसके अलावा अगर आप पिछले 3 महीने को देखिए तो 3 महीने में मायावती की पार्टी ने मुसलमानों को बिल्कुल खारिज किया है। आप अयोध्या में सतीश मिश्रा की ब्राह्मण सम्मेलन को देखिए, जहां जय श्री राम के नारे लगते हैं, जय परशुराम के नारे लगते हैं, जय भीम के नारे नहीं लगते, लेकिन वहां पर सतीश मिश्रा कहते हैं कि साहब दलित और ब्राह्मण एक साथ आ जाएगा तो हम बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। माने उनको मुसलमान की जरूरत नहीं है। ये वो स्पष्ट रूप से बात आ चुकी है। दूसरा, अब मुस्लिम इस बात को जान रहा है कि आपने पिछली बार जो 100 टिकट दिए थे उससे किसका नुकसान हुआ, फायदा किसको हुआ? फायदा बीजेपी को हुआ। बीजेपी वो नैरेटिव बनाने में कामयाब हुई कि साहब देखिए ये तो सपा और बसपा केवल मुसलमानों के तुष्टीकरण की राजनीति करती है, उसका सीधा फायदा इनको गया। तो इसलिए मुझे लगता है कि आज की तारीख में मुस्लिम कांग्रेस के साथ चला जाएगा अगर उसको कोई दिक्कत होगी, लेकिन वो बीएसपी के साथ नहीं जाएगा, जितना मैं समझता हूं, जितना राजनीति को मैं समझ रहा हूं। दूसरी बात जो दारापुरी साहब कह रहे थे वहां की पंजाब की, पंजाब में मुझे लगता है जमीन थी बीएसपी की है। मैं थोड़ा सा इतिहास आपको बता दूं। पंजाब में 1992 में बीएसपी ने 9 सीटें जीती थी। 1996 के लोकसभा में जब गठबंधन था आपके अकाली दल के साथ, तो 13 में से 11 सीटें जीती थी। ऐसा नहीं है कि बीएसपी के लिए वहां स्पेस नहीं है, लेकिन सच बात यह है कि मायावती ने कांशीराम की विचारधारा को, उनके सांस्कृतिक विजन को, उनकी आइडियोलॉजी को सब कुछ भुला दिया है। वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता की राजनीति करना चाहती है और बहुत सहूलियत वाली राजनीति करना चाहती है। अभी जो चीजें निकल करके आ रही हैं, मैं पुख्ता तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन लोग ऐसा कह रहे हैं जो बीएसपी को जानते हैं, वो ये कह रहे हैं कि साहब वहां से ये बात निकल के आ रही है कि अगर हम 60 सीटें जीत जाए तो साहब मुख्यमंत्री बहन जी होंगी, बीजेपी हमको समर्थन करेगी। तो जब आप इस तरह की बातें करते हैं या इस तरह का नैरेटिव बाहर आता है, तो मुझे लगता है कि जो दलित है वो भी आपसे छिटकेगा। अब वो 22 और 20% की स्थिति में नहीं है। आज मुझे लगता है कि बीएसपी के पास 10 से 11% वोट है। जहां उनका कैंडिडेट होगा, कहीं कुशवाहा होगा, कहीं ब्राह्मण होगा, तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत वोट आपका और बढ़ेगा। 15 से 16% से ऊपर बीएसपी की स्थिति आज नहीं है किसी भी हालत में। दूसरा, जो सबसे मुझे लगता है कि ज्यादा दिक्कत मतलब वो ये है कि मायावती के बारे में ये भी आरोप है कि वो पैसा देकर के टिकट बांटती हैं। और जब ये होता है तो हमने राजस्थान से लेकर के दूसरे तमाम प्रांतों में देखा कि उनके सारे विधायक टूट जाते हैं। क्यों टूट जाते हैं? लोग कहते हैं कि साहब 2 करोड़ दिया है, 5 करोड़ कहीं से मिलता है, तो उसके बाद वो सारे के सारे विधायक वहां चले जाते हैं। तो बीजेपी के लिए ही आप एक तरह से प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। तो ये जो तमाम आरोप है वो इसको खारिज भी नहीं किया है मायावती ने कभी। तो मुझे लगता है कि लोगों में शक ज्यादा पैदा होता है। जी, मैं सुप्रिया जी आपके पास आ रहा हूं। क्योंकि एकदम से ये हुआ है कि थोड़ा आप लोग उस दलित कार्ड को फॉरवर्ड प्ले कर रहे हैं। चन्नी जी को आप मुख्यमंत्री बना रहे हैं, जिग्नेश मेवानी जी को आप एक तरह से आपके साथ थे, आप फिर वापस उनको अपनी पार्टी में ला रहे हैं। उसके पहले प्रियंका जी चंद्रशेखर रावण जी से मिलने अस्पताल जा रही हैं। आप अपने पुराने वोट बैंक को फिर से तलाश रहे हैं क्या? जो आपका वोट बैंक था ब्राह्मण, दलित और मुसलमान वाला, उसको आप फिर से वापस लाने की कोशिश में हैं? मुझे लगता है ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति नहीं है, और मैं आपको इसका एक उदाहरण देती हूँ। लखीमपुर में जो हुआ और सीतापुर में 60 घंटे तक जब प्रियंका जी को लीगली डिटेन किया गया और एक गेस्ट हाउस में उनको रखा गया, जहां पर इतनी गंदगी थी कि उन्होंने झाड़ू लगाई। कोई भी व्यक्ति को, जब वहां पे कोई फर्नीचर नहीं था, उनको वहां बैठना था, उन्होंने वहां पे झाड़ू लगाई। हमारे मुख्यमंत्री जी एक कार्यक्रम में गए और वहां पर जो उनके एंकर थे उन्होंने बोला, अरे आपने तो प्रियंका जी से झाड़ू लगवा दी। मुख्यमंत्री जी का जो जवाब था वो चौंकाने वाला था। मुख्यमंत्री जी का जवाब था कि उत्तर प्रदेश की जनता उनको इसी लायक समझती है। इसमें 2 बातें सामने आती है और मैं एक औरत होने के नाते इसको थोड़ा और क्वेश्चन करती हूँ। ये जिस हीन भावना से सफाई कर्मचारियों को देखना, हीन भावना से उस समुदाय को देखना जिसके लोग ज्यादातर सफाई कर्मचारी होते हैं, जो ये काम करते हैं झाड़ू लगाने का, सफाई इत्यादि का, और एक जो मैस्कुलिन वे टू लुक एट वर्ल्ड होता है कि एक औरत का काम है ये घर गृहस्थी में झाड़ू पोछा लगाना, ये कहीं पर मानसिकता आपको सिर्फ उनकी नहीं दिखाता है, ये मानसिकता आपको भाजपा की दिखाता है, जो कि रूलिंग पार्टी आज पोल पोजीशन में है।
भारत की राजनीति में दलितों के प्रति। आप रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए, ऑन पेपर टिक इन द बॉक्स है, लेकिन किसी ने भी, भाजपा के किसी भी नेता ने इस वक्तव्य की भर्त्सना नहीं करी। जबकि लोगों को बुरा लगा, हम लोग उस दलित बस्ती में भी गए थे, उनके साथ में गई थी, और मुझे याद है वहां पर औरतों के अंदर रोष था, उनके अंदर आक्रोश था। वो कह रही थी कि अगर हम ये शहर साफ ना करें तो आपके शहर गंदे पड़े रहे। तो ये क्या मतलब है? क्या हम इसी लायक है? क्या हमारे बच्चे पढ़ लिख कर कुछ और नहीं कर सकते? इसका क्या मतलब हुआ? तो ये एक छोटा सा उदाहरण है, लेकिन ये आपको लगातार जो एक आउटलुक है, जो पर्सपेक्टिव है एक समाज के लिए, वो दिखाता है भाजपा का। आप हाथरस देखिए, आप उन्नाव देखिए, आप शाहजहांपुर देखिए, सत्ता का संरक्षण अपराधियों को मिलना, औरतों के साथ दुष्कर्म होना, पीड़ित के साथ नहीं बल्कि दुष्कर्मियों के साथ रहना। हाँ, ये बिंदु है जो कॉमन है, लेकिन सबसे कॉमन बिंदु क्या है कि ज्यादातर जगहों पर जो पीड़िता थी वो दलित समाज से आती थी। ऐसा क्यों लगता है लोगों को कि आप दलित समाज के लोगों का उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उत्तर प्रदेश राज्य में, योगी जी के राज्य में आप इस तरह दमन कर दीजिएगा और इनको ये पूरा विश्वास है कि ये बचकर निकल जाएंगे? अगर राजनीतिक संरक्षण भाजपा ना देती तो क्या ऐसा हो सकता था? और कितनी बार मायावती जी इस बात पर बोली, इस पर अपने आप प्रश्न उठता है। तो जो आपका मूल सवाल है कि क्या हम अपनी जमीन तलाश रहे हैं, मुझे नहीं लगता जमीन तलाशने की ही सिर्फ बात है। मुझे लगता बात है उन लोगों के बारे में बात करने की, उन लोगों की आवाज को मुखर करने की, जिसको ऑन पेपर आप रिप्रेजेंटेशन देने की बात करते हैं, जिसके वोट से आप प्रधानमंत्री बन गए, जिसके कैमरे के आगे तो आप उनके पांव धोते हैं, लेकिन कैमरा बंद होने पर आप उनकी टोह तक नहीं लेते हैं। इस व्यवस्था के खिलाफ वो लोग आक्रोशित हैं। आज क्यों दलित समाज परेशान है? क्योंकि उनको लगा कि उन्होंने मायावती जी को अपना खैरख्वाह माना था, उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने भाजपा में आस्था जताई थी। और ये मैं कांग्रेस की प्रवक्ता होने के बावजूद मैं कहती हूँ कि हाँ, लोगों ने आस्था जताई थी भाजपा में, उनको लगा था कि मोदी जी आएंगे और बहुत बड़े बड़े कारनामे करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन सरकार में जो दलितों के साथ हुआ है जिस तरह, और सिर्फ उत्तर प्रदेश ही में क्यों, हर जगह ऐसा लगता है कि लोगों को लगता है कि वो दलितों को पीट कर, छड़ियों से मारकर, गाड़ियों से खींचकर, ये क्या मानसिकता है? ये जो एक वायलेंट मानसिकता है, ये बिना सत्ता के संरक्षण के पॉसिबल ही नहीं है। लोगों को लगता है, जो आरएसएस की एक मानसिकता है कि गवर्निंग क्लास तो सिर्फ सवर्ण हो सकता है, बाकी सबको हमारी बात सुननी है, एग्जीक्यूशन करना है, दे आर द हैव नॉट्स। तो इस व्यवस्था को अगर बदलना है और अगर उसमें दलितों का वोट हमें चाहिए तो हम उस वोट को बिल्कुल सीख करेंगे, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। जी हाँ, मैं दारापुरी साहब आपसे एक चीज और, ये जब एक आरक्षण जो है एक बड़ा साधन है, और मैं अपने को करेक्ट कर लूं क्योंकि प्रोफेसर रविकांत साहब ने वो ठीक ही कहा, क्योंकि मैं समरसता और समता को इंटरचेंजेबल मान रहा था, लेकिन समरसता और समता का फर्क इन्होंने बहुत क्लियरली बता दिया। वो एक इंस्ट्रूमेंट है बराबरी पर लाने का, उस समता को उसको बराबर करने का। अब सरकार में नौकरी कम हो रही है, सरकार की नौकरियां तो कम हो ही रही हैं, संविदा पर सारे काम रखे जा रहे हैं, संविदा में कोई आरक्षण नहीं है। अब ये जो एक दिक्कत है, ये पिछड़ों को या दलितों को, वंचितों को समझ में आ रहा है कि बीजेपी कहने को तो कहती कि हमने एक दलित राष्ट्रपति बना दिया, लेकिन ग्राउंड पे वो सारे मतलब आपके रोजगार खत्म हो रहे हैं, आरक्षण जहां हो सकता है वो खत्म हो रहा है, और इनडायरेक्टली वो कैसे समता मूलक समाज बनेगा? देखिए ऐसा है, पहले तो मैं एक बात जो आपने कही थी मैं उसको थोड़ा स्पष्ट कर दूं कि मायावती ने वहां पर उप मुख्यमंत्री वाला पद क्यों स्वीकार किया, ये एक आपने सवाल पूछा था। इसके बारे में मैं बताऊं कि मायावती को मालूम है कि उस बसपा की वहां क्या औकात है, पंजाब के अंदर क्या औकात है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि मैं खुद पंजाब को बिलोंग करता हूं और जो गढ़ सेंटर है पंजाब का, वहां पर मेरा घर है, मैं बराबर टच में हूं। तो बसपा को कुछ मिलने वाला नहीं है इस चुनाव में। अब गठबंधन क्यों होता है, एक बात और आई थी, ये पैसे वाली बात जो है, मैं खैर पहले इस बात को गोल कर गया। वहां क्या है, जो अकाली दल है वो इनकी पूरी फंडिंग करता है, और इस फंडिंग को लेके पिछले चुनाव में खुलेआम जूतम जूत हुई है।
वहां पर जो करीमपुरी है, इनके जो इंचार्ज है, उनके साथ मार पिटाई हुई कि सारा तुमने रख लिया। ठीक है, मायावती को तो जो दिया सो दिया, और बाकी वाला तुमने नहीं बांटा, और इसको लेके वहां पर जूतम जूत हुई है, और वहां के सब दलित इस बात को जानते हैं। इसलिए पंजाब में बसपा का कोई शायद एक आध सीट शायद ही आए, मैं शायद की बात कर रहा हूं, मैं वहां की स्थिति जानता हूं क्या। अब जो आप आरक्षण वाली बात आप बता रहे हैं कि जितनी तेजी से भाजपा प्राइवेटाइजेशन कर रही है और जितनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी उनको सबको बेच रही है, उससे आरक्षण बिल को बेईमानी होता जा रहा है। जब भाई दलितों का बड़ा हिस्सा जो है वो तो आरक्षण के सहारे बैठा है, या उसमें से कुछ आगे बढ़ा है, वो आरक्षण के माध्यम से, नौकरियों के माध्यम से बढ़ा है। जब आप इतनी तेजी से इतने बड़े स्केल पर आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, तो फिर उसमें आरक्षण का कोई फायदा ही नहीं, ना दलितों को कोई फायदा है और ना पिछड़ों को कोई फायदा होगा। इसीलिए दलित जो है ये अपेक्षा करता है कि कांग्रेस से, खास तौर से, कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो ये जो निजीकरण वाला मामला इतनी तेजी से हुआ है, इसको वो रोके और उल्टा रिवर्स में जाए कि जो बेच दी गई है उनको वापस ले। तो इसलिए जो आरक्षण का मुद्दा है वो कांग्रेस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि उन्हें अपने मैनिफेस्टो में इस बात का वादा करना चाहिए कि हम ये प्राइवेटाइजेशन को रोकेंगे और दलितों के आरक्षण का दायरा जो है उसको और बढ़ाएंगे। तो ऐसा करने से कांग्रेस को डेफिनेटली एक लाभ मिल सकता है। जी प्रोफेसर साहब, मैं आपके पास आऊं, एक प्रश्न है हमारे ओम प्रकाश जी, हमारे ऑडियंस हैं, उनका सुप्रिया जी से। वो पूछ रहे हैं कि मेरा सवाल है कि चरणजीत सिंह चन्नी को लखीमपुर खीरी हत्याकांड के बाद लखनऊ में क्यों नहीं उतरने दिया था? वह मुख्यमंत्री थे, या वह सिख थे, या वह दलित थे, या वो सब थे? इस वजह से कि वो मुख्यमंत्री थे इसलिए नहीं आने दिया, सिख थे इसलिए नहीं आने दिया, या दलित थे इसलिए, क्या किस कारण से नहीं उतरने दिया गया? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और ये सवाल का जवाब मैं काफी वक्त से ढूंढ रही हूँ, और इसलिए ढूंढ रही हूँ क्योंकि लखीमपुर हत्याकांड, और मैं तो उसको नरसंहार कहती हूँ, के समय जिस तरह से एक नई परिपाटी की शुरुआत उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने करी, वो बहुत खतरनाक है। ये एक नई परिपाटी की शुरुआत है, ये हमारे देश को राज्यों के बीच में बांटने की बात है। आप चुने हुए मुख्यमंत्रियों को, चाहे वो चरणजीत सिंह चन्नी जी हो, चाहे वो भूपेश बघेल जी हो, उनके विमानों को उतरने की अनुमति नहीं देते हैं। आप चुने हुए मुख्यमंत्री जब आ जाते हैं लखनऊ एयरपोर्ट पर शेड्यूल्ड कमर्शियल फ्लाइट से, जैसी फ्लाइट से हम सब लोग चलते हैं, आप उनको एयरपोर्ट से निकलने की अनुमति नहीं देते हैं। तो हिंदुस्तान के उन राज्यों में जहां पर भाजपा की सरकार नहीं है, अगर कल को योगी जी हमारे चुने हुए मुख्यमंत्री जाते हैं, तो क्या आपको लगता है उनको रोकना उपयुक्त होगा? उनको नहीं निकलने देना चाहिए एयरपोर्ट से, उनके विमान को नहीं उतरने देना चाहिए? क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ी गलत परिपाटी की शुरुआत है। जिस बहुमत से आप चुने गए हैं उसी बहुमत से ये लोग चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, और चुने हुए मुख्यमंत्रियों को ना आने देना अपने आप में बिल्कुल गलत परिपाटी की शुरुआत है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है, और ये कहीं पर कायरता, कहीं पर डरपोक होना आपका दिखाता है। पहली चीज, चन्नी जी के बारे में ये सवाल और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है, भूपेश बघेल जी के बारे में भी हो जाता है। वो उत्तर प्रदेश के हमारे कांग्रेस इलेक्शन ऑब्जर्वर है, वो उस हैसियत से भी आना चाहते थे, आपने उनको नहीं आने दिया। चरणजीत सिंह चन्नी जी बिल्कुल सिख है, वो दलित है, वो पढ़े लिखे हैं, वो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। क्योंकि वहां पर सिखों का नरसंहार हुआ और वहां की कम्युनिटी चाह रही थी कोई आए उनके दो आंसू पोंछे, वहां उनको ना आने देना कहीं पर आपका डर दिखाता है, आपका भय दिखाता है, आपका संशय दिखाता है, आपके हाथ से जो स्थिति फिसल जाती है वो दिखाता है। और मैं इस मंच पर एक बात जरूर कहूंगी, क्योंकि कास्ट पॉलिटिक्स की बात हो रही है, मैं यूजुअली जातिगत राजनीति से मुझे बहुत परहेज है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगी, आशीष मिश्रा का 8 दिन बाद गिरफ्तार होना, जबकि वो एक अकेले नामजद अभियुक्त थे, अपने आप में योगी सरकार पर प्रश्न उठाता है। और उनको जिस तरह की सुविधाएं दी गई हैं, उनके वकील उनके आसपास रहते हैं, उनको जो रेड कार्पेट ट्रीटमेंट दिया जाता है, वो अपने आप में योगी सरकार पर सवाल उठाता है। लेकिन उनके पिता का देश का गृह राज्य मंत्री बने रहना, जिसके अधीन इंटरनल सिक्योरिटी और पुलिस आती है, वो मोदी जी और अमित शाह जी पर प्रश्न उठाता है। आपका ऐसा क्या डर है, आपकी ऐसी क्या मजबूरी है कि आप ऐसे कुख्यात
सर्व करने वाले लड़के के पिता को इतने इन्फ्लुएंशियल पद से नहीं हटा पा रहे हैं, ये अपने आप में सवाल उठाता है। और अगर इसका जवाब भाजपा को लगता है वो ये है कि अजय मिश्र टेनी जी एक पर्टिकुलर कास्ट से आते हैं, ब्राह्मण हैं, आप ब्राह्मणों को खुश कर रहे हैं, तो आप शायद ये भूल जाते हैं कि जिन लोगों का वहां नरसंहार हुआ, जिन लोगों को वहां पे हत्या हुई, जिन लोगों की वहां पे जान गई, उनमें से काफी लोग ब्राह्मण थे। आप उनको क्या जवाब दीजिएगा? आप निष्पक्ष जांच करा सकते हैं? कोई उम्मीद कर सकता है कि अगर पिता गृह राज्य मंत्री, और पिता गृह राज्य मंत्री बन के मुंह बंद करके नहीं बैठा है, भूपेश बघेल जी के सिग्नेचर से उनके पिता के खिलाफ कार्रवाई हो रही है मुख्यमंत्री रहते हुए, यहाँ पर पिता दौड़ दौड़ कर क्लीन चिट लगातार देता जा रहा है अपने लड़के को, कल तक देता है कि मेरा पुत्र बेकसूर है। पहले झूठ बोला, वो रेफरी बना हुआ था कुश्ती मैदान में, जब उनके फोन की लोकेशन नरसंहार की जगह आ गई तो उन्होंने कहा यह हमारी राइस मिल थी। तो पिता पूरी तरह से बचाव में लगा हुआ है, और पिता कोई सीधे साधे संत महात्मा नहीं है। पिता पर भी हत्या का मुकदमा चल रहा है, 3.5 साल से एक फैसला सुरक्षित रखा गया है जो कि शायद आज आना चाहिए था। तो मेरा अपना मानना यह कि भाजपा को अगर लगता है कि सिर्फ कास्ट इंजीनियरिंग करके आप वोट मांग सकते हैं, आप वोट नहीं मांग सकते। ये प्रथा गलत है। और जो सवाल आपने चरणजीत सिंह चन्नी जी पर पूछा, मुझे लगता है कि वो देश की राजनीति में बहुत ही गलत परंपरा, गलत परिपाटी की शुरुआत है, क्योंकि ये देश को कहीं पर राज्यों में खंडित करने में, विभाजित करने का काम कर सकती है आगे जाकर। जी प्रोफेसर साहब, मैं आपसे एक चीज और समझना चाह रहा हूं। ये जब अभी उसका नाम ब्राह्मण सम्मेलन नहीं बोलते, अब उसको कोई प्रबुद्ध बोलता है, कोई क्या मतलब विद्वान सम्मेलन, अलग अलग नाम है, लेकिन हाँ चाणक्य सम्मेलन, लेकिन इट अमाउंट्स टू ब्राह्मण सम्मेलन। वो क्योंकि शायद सुप्रीम कोर्ट का कुछ ऐसा फैसला है कि ब्राह्मण नहीं कह सकते हैं। शुरुआत बीएसपी ने की और वो लंबे समय तक चलाया। उसका अंतिम वो मायावती जी ने किया, वहां एक उनको गणेश जी की मूर्ति भी दी गई। अब बात ये भी है कि जो ऐसी पार्टी जहां पे दूसरी कुर्सी नहीं रखी जाती थी मंच पे, वहां पे अब ये मंथन जो बड़े बड़े हो रहे हैं, वहां पे सतीश मिश्रा जी का कटआउट रखा जा रहा है। वो कहीं ना कहीं ब्राह्मण को आगे किया जा रहा है वहां पे। तो क्या अगर ऐसा कुछ होता है तो सतीश मिश्रा जी को क्या आगे फेस किया जाएगा? नंबर 1। नंबर 2, 2017 में आपके मतलब बसपा के 19 एमएलए थे, आज 7 रह गए हैं। आपने निकाल बाहर सबको करना शुरू किया। तो ये उस पॉलिटिक्स का ये क्या दिखा रहा है? मतलब आपके 19 में से आप 7 रह गए। देखिए 19 में से तो वो 7 विधायक ही रह गए, लेकिन अगर हम लोग मायावती के पूरे पॉलिटिक्स को देखें, कांशीराम साहब जिस समय जीवित थे उसके समय से ही जो उनके साथ, उनके मिशन के साथ काम करने वाले लोग थे, उसमें चाहे राज बहादुर हो, डॉक्टर मसूद अहमद हो, आर.के. चौधरी हो, दीननाथ भास्कर हो, जंग बहादुर, सोनेलाल पटेल से लेकर के और रामअचल राजभर तक, अभी तक की जो पूरी फेरिस्त है, जितने भी मिशनरी नेता हुआ करते थे, उनको धीरे धीरे एक एक करके मायावती ने या तो निकाल दिया या वो निकल गए। कुल मिलाकर के वो सुप्रीमो कल्चर जो बीएसपी का है, उसने उस बीएसपी की राजनीति को, दलित अस्मिता की राजनीति को, बहुजन डिस्कोर्स को बहुत ज्यादा एक तरह से पृष्ठभूमि में धकेल दिया है। अब आज वो 2007 के उस इतिहास को अपने को दोहराना चाहती हैं, जब 2007 में ब्राह्मणों ने आगे आकर के और बीएसपी को जीत दिलाई थी, ऐसा नैरेटिव है, ऐसा कहा जाता है। जबकि मैं इस बात से कतई मुतमईन नहीं हूं। मैं समझता हूं कि ठीक है, ब्राह्मण बहुत जागरूक जाति है और निश्चित तौर पर वो एक तरह से नैरेटिव बनाने में भी उनकी बड़ी भूमिका होती है, लेकिन ब्राह्मण उसी पार्टी के साथ जाता है जिसकी सरकार बननी होती है। वो कभी बनवा नहीं सकता, उसकी इतनी ताकत भी नहीं है। तो चूंकि उस समय मायावती के साथ तमाम दलित पिछड़ी जातियां थीं और उसके बाद ब्राह्मणों ने उस तरह का प्रचार किया, उनको 206 सीटें मिली, उनकी पूरी पूर्ण बहुमत की सरकार चली। लेकिन उसके बाद वही ब्राह्मण 2012 में ब्राह्मण साथ था ना, लेकिन वो चुनाव हारती हैं। उसके पहले लोकसभा चुनाव है, उसमें वो हारती हैं। तो ये तो मुझे लगता है कि बहुत कहना छद्म है कि साहब ब्राह्मण था इसलिए मायावती जीती। आज वो भले ही कितनी भी कोशिश कर ले, मुझे नहीं लगता है कि ब्राह्मण समाज बीजेपी को छोड़ करके कहीं जा रहा है। आज भी 70 से 80% ब्राह्मण बीजेपी के साथ है। वो उसकी अपनी पार्टी है, वो क्यों वहां से छोड़ के जाएगा? और अगर वो छोड़ेगा तो फिर अपनी पहली वाली पार्टी के साथ जाएगा।
वो जाएगा कांग्रेस पार्टी के साथ, अगर कांग्रेस ठीक ढंग से काम करती है तो मुझे नहीं लगता कि ना ही सतीश मिश्रा वहां कोई चेहरा हो सकते हैं। सच्चाई ये है कि सतीश मिश्रा कोई जननेता नहीं है, कोई मास पॉलिटिशियन नहीं है। वो वहां पर मायावती के तमाम केसेस देखते हैं, उनको मैनेज करते हैं, उनके कान भरते हैं, नेताओं को निकलवाते हैं, उनकी सिर्फ यही भूमिका है। बाकी वो ब्राह्मणों के नेता भी नहीं। ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि उनके और उनके रिश्तेदार केवल पार्टी में मलाई उन्होंने काटी है जब सरकार थी मायावती की। इसके अलावा तमाम ब्राह्मणों को भी कुछ चीजें नहीं मिली। हाँ, ये जरूर है कि जो पेरियार मेला लगता था वो खत्म कर दिया गया। मायावती ने अपने समय जो SC/ST एक्ट था उसको भी थोड़ा सा डाइल्यूट करने की कोशिश की थी। तो जो एजेंडा दलित का होता था उसको कमजोर करने की कोशिश सतीश मिश्रा के दबाव में मायावती ने की थी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उसका फायदा PSP को मिलने जा रहा है या सतीश मिश्रा की वजह से ब्राह्मण वोट उनके साथ आ रहा है। हाँ, एक बात जरूर मैं जोड़ूंगा, क्योंकि सुप्रिया जी इस समय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रही हैं हम लोगों के सामने। तो कांग्रेस पार्टी अगर उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत में वो दलित वोट बैंक को अपने साथ जोड़ना चाहती है, वो अच्छी बात है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि पंजाब में आपने मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन जो दलित एजेंडा है, दलित एजेंडा का मतलब है कि जो गरीब है, जो कमजोर है, जो सामाजिक रूप से प्रताड़ित है, लगातार उसके साथ तमाम प्रताड़नाएं हो रही हैं, क्या उसको लेकर के वो कोई अपनी नीतियां बनाएंगी? जो निजीकरण हो रहा है, क्या ये पार्टी निजीकरण में आरक्षण की बात करेगी? क्या ये पार्टी जो PSU है उनको फिर से पुनर्जीवित करेगी? या जो बैकलॉग है, वो चाहे क्लास 1 की नौकरियां हो, क्लास 2 की नौकरियां हो, और वहां से लेकर के क्लास 4 की नौकरियां, वो उनमें क्या रिजर्वेशन ठीक ढंग से और बैकलॉग लागू होगा? आज जिस वाल्मीकि समाज में जाकर के आप प्रियंका जी झाड़ू लगाती हैं, वो अच्छी बात है। हालांकि मैं जो उन्होंने बयान दिया उससे थोड़ा असहमत हूं। उन्होंने कहा कि ये स्वाभिमान का काम, अरे साहब, स्वाभिमान का काम नहीं है ये। दलित कोई खुशी से ये काम नहीं करना चाहता। और यही एक बार नरेंद्र मोदी ने पूरी किताब लिख करके कहा था। सुप्रिया जी पढ़ ले उस किताब को, हालांकि वो इस समय नहीं है, लेकिन आपको मिल जाएगी। कर्मयोगी जैसी किताब लिखी थी नरेंद्र मोदी ने, हालांकि उसकी सारी प्रतियां बाद में वापस ले ली गई थी, कुछ बची हुई है। उसमें उन्होंने कहा था कि जो वाल्मीकि समाज है वो अपनी खुशी से साहब ये काम करता है, मेला ढोने का काम करता है, और उसको उसमें आध्यात्मिक सुख मिलता है। ये साहब किसी दलित को आध्यात्मिक सुख नहीं मिलता है, ना मेला ढोने में, ना झाड़ू लगाने में, ना जूतों पर पॉलिश करने में। कतई उसको आध्यात्मिक सुख नहीं मिलता है। वो उसकी मजबूरी है, वो उसका जीविकोपार्जन, उसका पेट नहीं भरेगा, उसके बच्चों की पढ़ाई नहीं होगी। सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी क्या इन दलितों के साथ, इन स्वीपर्स के साथ, उनको क्या एक स्वाभिमानी, एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का वादा करेगी? क्या उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को वापस लाएगी? मुझे अभी इस पर संदेह है। कांग्रेस पार्टी इस बात का वादा करे कि जो ठेकेदारी है वो ठेकेदारी खत्म होगी। वहां पर गटर में कोई भी दलित मर जाता है, क्या हो रहा है इस सरकार में? लेकिन मैं समझता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी इसका वादा करती है कि साहब नगर निगम है जो, वहां पर जो सफाई कर्मचारी हैं उनके साथ अन्याय नहीं होगा, उनकी नौकरियां सरकारी होंगी। क्यों सरकारी नौकरियां नहीं हुई? ये आपके समय पर खत्म होना शुरू हुआ। तो सवाल तो कांग्रेस पर भी है, और उनको अगर जब तक वो ईमानदारी से इस बात को नहीं कहेंगे, दलित अब उस तरह से नहीं रह गया कि साहब एक जगजीवन राम पर, जो कंशीराम कहते थे कि चमचों के आधार पर नहीं आपके साथ जाएंगे। अब उनको प्रतिनिधित्व भी चाहिए और उनकी नीतियां भी चाहिए, और ये नीतियां कोई उसके लिए नहीं मांगी जा रही, ये उसका संवैधानिक अधिकार है। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि दलित साहब बहुत लड़ाका हो जाए, उस तरह का हो जाए, नहीं। उस बराबरी पे आना चाहता है। वो किसी का हित अहित नहीं करना चाहता, वो बराबरी पे आना चाहता है। वो इस देश के विकास में अपनी भूमिका अदा करना चाहता है। उसके लिए आप ये नहीं कहेंगे कि साहब वो स्वीपर रहे और उसको स्वाभिमान, कतई नहीं, वो उसमें कोई स्वाभिमान नहीं है। जी प्रोफेसर साहब, मैं सुप्रिया जी आपका प्रश्न का उत्तर दें। एक प्रश्न आपसे एक हमारे दर्शक ने किया, राजेंद्र प्रसाद जी ने। प्रोफेसर साहब आपसे प्रश्न है, भाजपा आरएसएस की नीतियां दलितों और पिछड़ों को संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के विरुद्ध है, फिर भी यह वर्ग भाजपा आरएसएस का कट्टर समर्थक है, इसका क्या कारण है? प्रश्न प्रोफेसर साहब से, या आपसे पूछ रहे हैं। देखिए, कोई कट्टर समर्थक नहीं है। मैं अगर उत्तर प्रदेश को लिहाज से ही अगर बात करूं, मैं थोड़ा भारत में बाद में कर लूंगा। उत्तर प्रदेश में जो दलित है 21.5%, उसमें से 11% जाटव है, वो बीजेपी के साथ नहीं है। इसके अलावा कोरी, पासी, सोनकर और आपका वाल्मीकि, ये 4 जातियां मानी गई कि 2014 में बीजेपी के साथ आती है।
लेकिन वो बीजेपी के साथ आती हैं कि 15 लाख आपके खाते में आएंगे, भ्रष्टाचार खत्म होगा, दलित और पिछड़ा प्रधानमंत्री बनेगा, ये इस विश्वास के साथ वो आता है, लेकिन उसको छला गया। यही नरेंद्र मोदी की सरकार में 2018 में SC/ST एक्ट को कमजोर किया गया। उसके बाद 2 अप्रैल को एक बड़ा देशव्यापी आंदोलन हुआ और उस देशव्यापी आंदोलन में 2 दर्जन से के करीब नौजवान मारे गए, तब जाकर के यू टर्न लिया मोदी सरकार ने। लेकिन जो बच्चे मारे गए उन पर कुछ भी नहीं हुआ। इसके अलावा ऊना से लेकर के पूना तक, उत्तर प्रदेश में हाथरस से लेकर के और आपके शाहजहांपुर तक तमाम जगहों पर दलित उत्पीड़न की घटनाएं हुई, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, उनको मूछें नहीं रखने दी जा रही हैं, दूल्हा घोड़े पर नहीं चढ़ सकता है। और वो जो हुआ था गुजरात में कि जहां दलितों को गाय की खाल उतारने के जुर्म में उनकी खाल खींची जा रही थी, जब दिग्नेश मेवाणी ने आंदोलन चलाया था कि साहब गाय की पूंछ आप रखिए, हमें तो केवल अपना संवैधानिक अधिकार चाहिए। तो इस सरकार ने जिस तरह से दलितों के साथ छल किया है, वो मैं मानता हूं कि बहुत सीधी जाती है, वो उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, उतनी तेज नहीं है, वो इधर का उधर नहीं कर सकती। उसको भरोसा दिलाएगा साहब हम आपको न्याय करेंगे, कांग्रेस ने आपको ठगा है, वो गया उसके साथ, लेकिन वो कोई कट्टर समर्थक नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जो पूरा है सांप्रदायिक राजनीति हुई, मैं उसको हिंदुत्व की राजनीति नहीं कहता हूँ, जो सांप्रदायिक राजनीति हुई मुसलमान के खिलाफ, और ये जो समाज है आप उसको सामाजिक स्ट्रक्चर देखिएगा तो जाटो, आपका सोनकर, वाल्मीकि, इन बस्तियों के आसपास ही मुस्लिम बस्तियां होती हैं। तो जो स्वाभाविक से झगड़े हो सकते हैं, नाली को लेकर के, सड़क को लेकर के, खड़ंजा को लेकर के, हैंडपंप को लेकर के, इन लड़ाइयों को, इन थोड़ी सी असहमतियों को आरएसएस ने सांप्रदायिक रंग दिया। और आरएसएस कैसे काम करती है, दलितों के बीच में जाकर के साहब वो कहानियां सुनाते हैं। मैं आपको एक नहीं 10 कहानियां सुना सकता हूँ कि साहब एक गलरिया था, भेड़ चरा रहा था, एक दलित था, गाय चरा रहा था, वहां से एक डोली निकली राजकुमारी की, और उसी में एक मुसलमान आया जिसने उस डोली पर हमला किया, और उसके बाद जो बेचारा गाय चराने वाला था, बकरी चराने वाला था, उसने उस राजकुमारी को बचाया और शहीद हो गया। ये क्या है? ये दरअसल उस तरह की कहानी है, वो नैरेटिव है कि जहां उस राजकुमारी के लिए ये दलित, ये पिछड़ा शहीद हो जाए और दुश्मन कौन हो, वो मुसलमान हो। इस तरह की कहानियां सुना करके, खिचड़ी भोज करके, दंगल करा करके, ये दंगलों में ये सब चीजें होती हैं जो लखीमपुर खीरी में भी हो रहा था। और उसके बाद ही इनको सांप्रदायिक नफरत इनके भीतर भरी गई। मैं मानता हूं इस बात को कि हुआ है, लेकिन दलित इतना भी नहीं है साहब। अगर उसके आज तो रोजी रोटी का सवाल है, आज उसके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का सवाल है, उनकी दवाई का सवाल है। अगर वो बेरोजगार है, महंगाई की मार झेल रहा है और उसके बाद थानों में भी उनकी सुनवाई नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा? क्या वो नरेंद्र मोदी को मसीहा मानता रहेगा? कतई नहीं। वो अपनी रास्ता तलाशेगा। और दलित ने जब भी अंगड़ाई ली है, ये बाबा साहब की ताकत है, संविधान की ताकत है कि मोदी ने तीन मुद्दों पर केवल यू टर्न लिया है, जिसमें 2 दलित मुद्दे थे, 13 पॉइंट रोस्टर और SC/ST एक्ट। तो इस बात को बीजेपी भूले नहीं कि अगर हम बना सकते हैं तो हम बिटा भी सकते हैं। ये दलितों का सीधे तरह से अब आह्वान है और वो समझ रहे हैं इनकी लड़ाने की रणनीति को भी। जी दारापुरी साहब, मैं आपसे लास्ट वर्ड लूंगा, उससे पहले सुप्रिया जी, आप ये जो प्रश्न आपसे पूछा है प्रोफेसर साहब ने कि अगर कांग्रेस कभी भी कहीं भी सत्ता में आती है तो वो जो मूलभूत प्रश्न है दलित, और दलित से जब वो बात कर रहे हैं तो लार्जर दलित की बात कर रहे हैं, वो वंचित वर्ग, वो पिछड़ा वर्ग, उसकी, उनके लिए कांग्रेस क्या कोई कमिटमेंट करेगी? मैं उनके प्रश्न का सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं रिविजिट करना चाहूंगी जब ये सरकारी उपक्रमों की सेल लगाने की अभी मोदी सरकार ने बात करी थी। अगर आपने नोटिस किया हो, विपक्ष मात्र एक पार्टी ने खड़े होकर उसका पुरजोर विरोध किया था, और हमने अलग अलग शहरों में जाकर तहसील स्तर पर विरोध किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी, लोगों को इससे अवगत कराया। ये क्या है? ये जो सरकारी उपक्रमों को सेल लगाने की बात हो रही है, ये कुछ पूंजीपतियों की मोनोपोली क्रिएशन की बात हो रही है, क्योंकि हमें सबको पता है कि ये एयरपोर्ट किसके पास जाएंगे, ये पोर्ट किसके पास जाएंगे। आप इतने प्रॉफिटेबल वेंचर को क्यों बेच रहे हैं? ये जो पिछले 70 सालों में हमारे आपके टैक्स से जो सड़कें बनी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना, उसको क्यों बेचा जा रहा है? आज आप पूंजीपतियों से या उद्योगपतियों से फ्रेश इन्वेस्टमेंट कराने की आपकी कुवत नहीं है। वो आपकी चाटुकारिता में भले 2 अच्छे शब्द बोलते हो, लेकिन आपकी नीतियों में उनका विश्वास नहीं है। अगर विश्वास होता तो वो फ्रेश इन्वेस्टमेंट करता। अब वो फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है।
वो क्या कर रहा है, जो आपने इन्वेस्ट करके उपक्रम बनाए हैं, कंपनी बनाई है, सड़कें बनाई है, हवाई अड्डे बनाए हैं, पोर्ट बनाए हैं, उसको अपने कब्जे में लेकर उसको चलाएगा कुछ सालों तक। उस पर क्या परसेंट रिटर्न आएगा इसके लिए भी कोई पॉलिसी नहीं है। तो एक तरफ तो ये मोनोपोली क्रिएट करेगा, दूसरी तरफ ये वो क्रिएट करेगा जिसका प्रोफेसर साहब ने यहाँ पे अंदेशा जताया, और मैं बिल्कुल मानती हूं ये आरक्षण खत्म करने की ही तैयारी है। जब हम अफर्मेटिव एक्शन प्राइवेट सेक्टर में नहीं ले सकते हैं, जब हम प्राइवेट सेक्टर के हाथ में ये उपक्रम डाल रहे हैं, वो हायर एंड फायर एट बिल कर सकते हैं, कोई कानून नहीं है जिससे ये प्रतिबंधित किया जा सके। वो किसको हायर करेंगे, क्या उसमें से रिजर्वेशन का कोटा होगा, ऐसा कोई भी बात किए बिना जब पॉलिसी बन जाती है तो ये अनभिज्ञता नहीं है। इसको कई लोग कहते हैं कि उन लोगों को शायद समझ में नहीं आया, उनको सब समझ में आता है, ये जानबूझकर हो रहा है। और ये मैं पूरी जिसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी वेस्टेड इन मी एज अ पब्लिक फिगर, मैं कह सकती हूँ ये जानबूझ के हो रहा है। ये आरक्षण को खत्म करने की साजिश करी जा रही है। इस देश में राज्य सरकारों को, अधिकांश भाजपा की राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को मिलाकर आज की तारीख में 66 लाख सरकारी पद खाली हैं, 66 लाख। उनको क्यों नहीं भरा जा रहा है, ये सवाल कोई क्यों नहीं पूछता है? जब ये चाहे धर्म की राजनीति करे या जाति की करे, ये सवाल पूछने से जवाब नहीं मिलता है। उनको इसलिए नहीं भरा जा रहा है क्योंकि अगर उनको भरा जाएगा तो आपको रिजर्वेशन भी देना पड़ेगा लोगों को। ये सारी रिजर्वेशन को खत्म करने की प्रक्रिया है। रेलवे को प्राइवेटाइज करिए, आप रेलवे के अनप्रॉफिटेबल वेंचर को करिए। आप तो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल स्टेशन को कर रहे हैं, सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल रूट को कर रहे हैं। जहां पर सरकार पैसा बना रही है उसको आप निजी हाथों में डाल रहे हैं। क्यों भाई? क्यों? क्योंकि रेलवे में आपने रिजर्वेशन जो था, जो आप थोड़ी बहुत रियायत देते थे सीनियर सिटीजन को कुछ गाड़ियों पर, विकलांग को, अन्य वर्गों को, वो आपने सब बंद कर दिया है। रेलवे जो सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, वहां पर इतने सारे रिक्त पद पड़े हुए हैं। क्यों पड़े हुए हैं? क्योंकि वो आप प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं, वहां पर भर्ती होगी नहीं। तो ये बहुत सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है, और मुझे गर्व है कि हमने इस पर पुरजोर तरीके से मांग उठाई है, बातें करी है। जहां तक संविदा की बात है, मैं क्योंकि कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी का पार्ट हूं जो उत्तर प्रदेश की है, मैं आपको बता सकती हूँ, मैं बहुत ज्यादा तो नहीं अभी आपको खुल के बता सकती हूँ हम क्या करेंगे, लेकिन हम पूरा इसका हवाला ले रहे हैं, चाहे वो संविदा के कर्मचारी हो, चाहे वो बिल्कुल जो आउटसोर्स कर दिया है, संविदा को भी जो संविदा पर ले लेते हैं वो वाला मामला हो, चाहे वो पुरानी पेंशन का मामला हो जो लोगों को बहुत व्यथित और परेशान करता है। ये सारे मामले हमारे सामने आए हैं। हम लोगों ने 18 मंडलों में लोगों से मुलाकात करी है, तमामों ऑर्गेनाइजेशन से मुलाकात करी है, और मैं आपको ये तो प्रीमैच्योरली इतना बता सकती हूँ कि जिन बातों को आपने यहाँ पे आज उठाया है वो बातें जरूर हमारे वचन में, हमारी प्रतिज्ञाओं में रहेंगी। जहां तक, और मैं इसी को कह के अंत करती हूँ, मुझे लगता है हम टाइम भी शूट कर रहे हैं और दारापुरी जी को भी लास्ट वर्ड बोलना है। जहां तक आपने बात कही प्रियंका गांधी जी के स्वाभिमान होने की, वो उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि जिस तरह से, जिस मंशा से, जिस टोन में ये कहा गया था, वो एक वर्ग को नीचा दिखाने की बात थी, और इसलिए उन्होंने कहा कि अपना घर साफ करना या सफाई करना ये स्वाभिमान का काम है। आप बिल्कुल सही कहते हैं, ये काम सिर्फ दलितों का काम नहीं है, इस काम को अधिकांश लोग उस वर्ग के करते हैं, लेकिन ये हम सब का काम है। तो स्वाभिमान का जो उन्होंने जिक्र किया था वो इस उद्देश्य से किया था कि कोई ये हीन भावना से ग्रसित नहीं है, कोई ये खराब काम नहीं है, ये काम इस देश की अधिकांश महिलाएं और इस देश का एक प्रमुख वर्ग करता है। I hope I've made it clear, but मैं दारापुरी साहब एक थोड़ा इसलिए समझना चाह रहा हूं कि ये जो भाजपा की सरकार है जो इतने माइन्यूटली एक एक चीज देखी है, ओबीसी में भी कोयरी, पासी, वाल्मीकि, सोनकर, मतलब उसके सब कास्ट को भी इतने ध्यान से देख के कौन क्या होगा करती है। मेरा मेरी बात समझ में नहीं आई। मैं आपसे बहुत स्पेसिफिक एक चीज पूछना चाह रहा हूं। आप अधिकारी भी रहे, आप सामाजिक जीवन में भी हैं। राम मंदिर ट्रस्ट बना, राम मंदिर ट्रस्ट, मान लीजिए मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं कि पूरा मनुवादी है, ठीक है, वो कोई अंदर की पूजा करने के लिए तो है नहीं। ट्रस्ट तो भाई वहां कैसे चलेगा, सड़क कैसे बनेगी, लोग कैसे जाएंगे, उसकी व्यवस्था क्या होगी, इसके लिए 15 लोगों में 12 मेरे हिसाब से ब्राह्मण हैं,
एक मंडल जी को आपने इसलिए रख लिया क्योंकि वो पुराने थे तो आपको जबरदस्ती वो रखना पड़ा था, इसलिए रख लिया। एक वो चंपत राय जी हैं, वो वैश्य है, एक और है जो सेंट्रल गवर्नमेंट। इस समय भी जब आया तो आपको पूरे 15 में कोई महिला नहीं मिली। आपको इस देश में आधी आबादी महिलाओं की है, आपको वो नहीं मिला। एक आपको किसी और वर्ग का, जब आप इतने स्पेसिफिक हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में ये आप उसकी यात्रा चला रहे हैं, मैं ये भी पूछना चाहूंगा, वो क्या राम मंदिर केवल ब्राह्मणों के लिए है? वो मैं हिंदू हूं, आप हिंदू हैं, हम लोग के लिए वो राम मंदिर नहीं है। वो देखिए, जो ट्रस्ट की बात है उसमें एक रखा है, वो बहुत ज्यादा पुराने भक्त हैं इसीलिए उनको रखा है, और उसके एक के होने से वहां वो कुछ कर नहीं सकते कि उसके अंदर कोई नीति को निर्धारण करा लेंगे या कोई व्यवस्था बदल लेंगे, वो कर नहीं सकते। और बाकी जो बात रही, देखिए ऐसा है, हिंदू तो बहुत है परंतु सब हिंदू बराबर के नहीं है। ये सारा जो कुछ भी है हो रहा, ये जो ऊंचे वाले हिंदू हैं उनके लिए हो रहा, बाकी वाले जो नीचे वाले जो छोटे वाले हिंदू हैं वो उनको सामने रख के नहीं हो रहा। इसलिए ट्रस्ट के अंदर वो वर्चस्व मतलब स्वाभाविक है, और जिस प्रकार की मतलब भाजपा की नीति है और जिसके अंदर महिलाओं को वो स्थान नहीं दिया जाता, अगर दिया भी जाता है तो वो केवल एक खाना पूर्ति के तौर पे दिया जाता है। तो इसलिए महिलाओं का ना होना और दलितों का, वो भी दलित जो रखा गया है उसकी क्या औकात है या उसका क्या स्टेटस है, वो केवल एक खाना पूर्ति है। पर एक बात है कि दलित इस सब चीज को बड़ी गहराई से देख रहा और वो समझ भी रहा है, चाहे वो राम मंदिर की बात है तो चाहे वो दूसरी बात है, दलित इस बात को समझ रहा है और वो मौका आने पर जो है इस पर जरूर कार्रवाई करेगा। एक बात मैं खासतौर से कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के लिए ये एक बहुत अच्छा मौका है। पंजाब में उन्होंने बना के बहुत अच्छा किया और उसका लाभ उनको मिल रहा है, आगे भी उनको लाभ मिलेगा। और जो दूसरे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश है वहां भी उनको लाभ मिल सकता है, बशर्ते के वो जो एक दलित एजेंडा लाए और वो दलित एजेंडे को ईमानदारी से लागू करने का वादा करें और पहले की तरह दिखावे के तौर पे नहीं। नीतियां तो बहुत बनती रही पर उनमें बेईमानी होती रही। तो कांग्रेस के लिए बड़ा अच्छा मौका है चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया जाना, और उसको उन्हें आगे एक्सटेंड करना चाहिए। उत्तराखंड में करना चाहिए, उत्तर प्रदेश में करना चाहिए, और जो दलित मुद्दे हैं उनको चिन्हित करके प्रमुखता से अपने एजेंडे में लाना चाहिए और लागू करने का ईमानदारी से उनको वादा करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दारापुरी साहब, प्रोफेसर साहब और सुप्रिया जी, इस चर्चा में भाग लेने के लिए। समय की सीमा है, बहुत सी चीजें अभी और समझनी थी। मेरे कुछ प्रश्न अभी मैं बना के रखा था, वो नहीं मैं वहां तक पहुंच पाया। आगे कभी इस चर्चा को जारी रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।